three categories: squamous, cubital and columnar. टिश्यूज में से आपको मस्कुलर टिश्यूज के हमने 3 कंपार्टमेंट कर लिए थे, एपिथेलियल यस्टरडे, एंड फर्स्ट वाज सिंपल परमानेंट, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड कैरोटिना। ये 3 टेबल, तीनों क्वेश्चंस के 3 कंपार्टमेंट्स बनेंगे, वो नोटबुक में लर्न आपके होने चाहिए। इज क्लियर? मैरिस्मेटिक टिश्यूज को हमने डिस्क्राइब कर लिया था। कौन सा सेल डिवीजन करते हैं, मियोसिस की माइटोसिस? क्या करते हैं वो? मैरिस्मेटिक टिश्यूज के क्या फंक्शन है प्लांट में? और डिवाइड करके वो प्लांट को छोटा बनाते हैं या प्लांट्स की जो हाइट है वो इंक्रीज करते हैं। और जहां इंक्रीज लेंथ, इंक्रीज हाइट, उसका डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, कौन सा डिवीजन हो रहा है? तो अभी दिमाग की बत्ती जली। तो मैरिस्मेटिक टिश्यूज को आप फंक्शन में भी लिख सकते हो, दे आर इन्वॉल्वड इन द माइटोसिस, they are making so many meristematic tissues and that is why the length is increasing. इनमें क्या चीज नहीं होती? They do not have vacuole. जो इनकी सेल वॉल होती है वो थिन होती है कि थिक होती है? थिन, क्योंकि थिक की इनको जरूरत है भी नहीं। प्रोटेक्शन तो तब करेंगे ना ताकि खुद जिंदा रहे, टूटते रहते, स्प्लिट होते रहते, माइटोसिस करते रहते हैं, इसीलिए इनकी जो सेल वॉल है वो भी क्या होती है, काफी थिन होती है। इज दिस क्लियर? आज हम कनेक्टिव टिश्यूज को करते हैं। मस्कुलर वी हैव डन, एपिथेलियल वी हैव डन, वेयर इज द डस्टर? डस्टर कहां रख दिया आपने? ओके, कनेक्टिव टिश्यू जैसे नाम से ही पता चल रहा है, these tissues help to connect different parts of the body. हमारी बॉडी में सेल्स कुछ ट्रिलियंस में है। ट्रिलियन कितने जीरोस लगते हैं? That is your homework. और ये जो वर्ड है ना ट्रिलियन 8th क्लास में आता है। बिलियन के बाद ट्रिलियन होता है। Okay, how many zeros will be there? Now look at here. This thing you are going to tell me in the next lecture. Look at here. As we are having numerous number of cells, और हर एक सेल को एक चीज चाहिए आपस में कनेक्ट करने के लिए। आपको लगता है कि जब मैं हाथ का यूज करता हूँ, हाथ का यूज करते हैं, जब हम आंखों का यूज कर रहे हैं तो आइज का यूज करते हैं, बट इन रियलिटी ईच ऑर्गन इज कनेक्टेड विद द अदर। हमने कल एक स्पेशल सेल किया था, न्यूरॉन। बॉडी में जैसे ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स का एक जाल है, ऐसे ही किसका जाल है? नर्वस सिस्टम का, नर्व्स हैं। तो ऐसे टिश्यू जो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करते हैं, दीज आर नेम्ड एज कनेक्टेड। गॉट इट? पहले हम कर रहे हैं जो स्किन के नीचे, सपोज दिस इज स्किन। स्किन में कौन से टिश्यू थे? स्ट्रेटिफाइड, सिंगल लेयर और सो मेनी लेयर? सो मेनी लेयर। ये जो मैं अलग-अलग शेप बना रही हूं, सपोज दीज आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ द टिश्यूज। ये अलग है, फिर मैंने एक वेव जैसी बनाई, फिर मैंने ये बनाया, यहाँ पे ट्रायंगल बना देते हैं। इतने सारे सेल मिलके आपकी थिक सी स्किन बनाते हैं। गॉट इट? Yes. और इसके नीचे जो इमीडिएट नेक्स्ट लेयर आती है वहां पे होते हैं एरियोलर। क्या होते हैं? एरियोलर। इज दिस क्लियर? यस। एरियोलर में नाम से पता, पैरेन्काइमा किया था। यस सर। पैरेन्काइमा प्लस एयर, क्या था वो? एयर। पैरेन्काइमा किसमें होता था? एक्वाटिक प्लांट्स। क्या करवाता था? फ्लोटिंग बायोमास जी। तो पैरेन्काइमा में क्या फिल है? एयर। स्किन को प्रेस करते हैं, थोड़ी सी नीचे जाती है। यस। इसको प्रेस करेंगे, थाइस को प्रेस करेंगे, और जैसे ही हम अपने फोर्स को हटा लेते हैं, हमारी जो स्किन है बाउंस कर जाती है। यानी इसके नीचे कोई कुशनिंग है। कुशन जैसे हम पीछे पिलो लगाते हैं, सोफे पे बैठते हैं, कुशन लगाते हैं, हम पीछे होते हैं, वो कंप्रेस हो जाता है और उठ के चलते हैं तो फिर से वो सोफा है, वो मैट्रेस है, अपना जो शेप है रिगेन कर लेती है। तो ऐसे ही स्किन के नीचे कौन से टिश्यूज हैं? अब इनका प्रोटेक्शन का फंक्शन होता है। किसका फंक्शन होता है? प्रोटेक्शन। स्किन के बीच में, सॉरी नीचे एरियोलर, और एरियोलर के बाद यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किडनी। ठीक है, तो यानी इंटरनल ऑर्गन स्किन के बीच में कुशनिंग का काम करते हैं, प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन का काम करती हैं। अगर आपको बाहर से झटका लगता है, पंच लगता है, तो ये चीज कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? एरियोलर। वो एयर प्रेस हो जाएगी ना, तो जो इंटरनल ऑर्गन है क्या उस पर डैमेज ज्यादा होगा? नो। इज दिस क्लियर? सो इट इज वर्किंग लाइक अ क्यूशन। समझ में आ गया? फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। कहाँ होते हैं? लोकेशन। हम तीन चीज करते हैं ना, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लोकेशन। स्ट्रक्चर अभी किया, दे आर हैविंग एयर। लोकेशन अभी की, अंडर द स्किन। फंक्शन अभी किया, प्रोटेक्टिंग द इंटरनल ऑर्गन्स। इज दिस क्लियर? यस। एरियोलर को साइड में करते हैं। दूसरा करते हैं एडिपोज। क्या करते हैं? एडिपोज। जैसे इसमें एयर फिल थी, इसमें फिल होता है फैट। सपोज दिस इज अ एडिपोसाइट। एडिपोसाइट का मतलब होता है सेल। क्या? सेल। एडिपोस बेटा टिश्यू का नाम है। एरियोलर टिश्यू है क्योंकि इसमें सेल्स देखो बेटा कितने बना है। तो एडिपोस क्या है? टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। तो इस टिश्यू में जो सेल होते हैं, मैं एक सेल आपको यहां पे बना के दिखा रही हूं। इज दिस क्लियर? बिकॉज़ इट इज हैविंग नंबर ऑफ सेल्स। यस मैम। सो एक सेल कैसा दिखता है? एक सेल में इतना बड़ा वैक्यूल सा कुछ होता है। क्या एनिमल सेल में वैक्यूल इतना बड़ा होता है? नो मैम। वो तो प्लांट्स में होता है ना। यस और नो? यस मैम। प्लांट को हम दूर से देख के बता देंगे, पहले तो सेल वॉल मिलेगी और अंदर एक बड़ा सा स्पेस खाली मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल। लेकिन ऐसे में फिर ये क्या आ गया? ये है फैट। क्या है? फैट। क्योंकि ये जो जितना भी घी है, फैट है, ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है, वो बर्गर है, चिप्स है, मतलब कुछ ऐसी ऑयली चीजें अगर आप खाते हैं, ये जाके हमारी बॉडी में कहीं पे स्टोर नहीं हो जाती हैं। इनकी एक स्पेसिफिक लोकेशन है। या तो हमारा स्टमक बल्की होता है, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खाने पे ध्यान नहीं देते, देखा है ना, ये थोड़ा सा बल्की होने लगता है। तो यानी यहाँ पे कौन से सेल्स ज्यादा हैं? एडिपोसाइट, जो किसको स्टोर कर रहे हैं? तो इसके अंदर फैट को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। हमारी जो ये फोर आर्म्स हैं, ये बल्की होने लगती है, थाइस बल्की होने लगती हैं, जो फैट ऑयल ज्यादा कंज्यूम करते हैं। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? क्योंकि यहीं पे स्पेशल, आपने कभी ये नहीं देखा कि यहाँ से भी कुछ ऐसे कर्व शेप निकलाता है, बैक में वो स्टोर नहीं होता है। इज दिस क्लियर? आगे से हमेशा आपको यही चीज कर्व नजर आएगी, क्योंकि ये स्पेशल चीजें, जैसे मैं थाइस का बता रही हूँ, अपर आर्म्स का बता रही हूँ, खासकर लेडीज में ये चीजें काफी बल्की होती हैं। इज दिस क्लियर? क्योंकि उनकी बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए फैट को स्टोर करना पड़ता है। इज दिस क्लियर? यस मैम। तो ऐसी जगह कौन से सेल्स? एडिपोसाइट। और बहुत सारे एडिपोसाइट जब मिल गए तो एडिपोस। काम क्या था? फैट। और ये भी स्किन के अंदर और के साथ जहाँ हमारे एरियोलर होते हैं, उन्हीं के साथ हमारे एडिपोसाइट होते हैं। लेकिन इनकी लोकेशन क्या होती है? फिक्स। एरियोलर हर जगह है स्किन के नीचे। इज दिस क्लियर? लेकिन एडिपोसाइट, जैसे मैंने बेली बताया, अपर आर्म्स बताए, थाइस बताए, वहां स्पेसिफिक होते हैं। गॉट इट? ये कुशनिंग का काम कर रहे थे। These are behaving like a cushion. Yes or no? Yes ma'am. But adipocytes are behave like insulator. Insulator are the things which do not allow heat to transmit to them. एक वुड है, वुड की साइड से हमने करंट लगा दिया, दूसरी साइड से अगर हम पकड़ेंगे क्या आपको करंट लगेगा? क्योंकि वुड इंसुलेटर है कि कंडक्टर है? लोहे के एक साइड हमने करंट लगा दिया, दूसरी साइड में वो वुड को लगेगा। अब एक चीज ध्यान से सुनिए, अभी सर्दियां पीछे छुट्टी है, ये सुनो। आपने देखा होगा कि सर्दियों में जो ये ऑयल से बनी हुई चीजें हैं, घी से बनी हुई चीजें हैं, हम उनका जो कंजप्शन है, यानी खाना, अपनी अमाउंट में उन चीज़ों को बढ़ा देते हैं जो घी से बनी होती है। जैसे मिठाइयाँ हैं, लड्डू हैं, या फिर तरह तरह के हरियाणा में लड्डू बनाते हैं, मूंग के हैं, बर्फी वगैरह, जो कुछ भी है। वाई?
फैट। वो कहाँ पे स्टोर हो? और हमारे बॉडी के अंदर कौन से टिश्यूज ज्यादा बने? एडिपोज। और वो हमारी स्किन के नीचे बेटा एक इंसुलेटर कवरिंग बना देते हैं अंदर ही अंदर। और जितना फैट आपके अंदर होगा तो सर्दी आपको ज्यादा लगेगी? सर्दी फिर आपको कम लगती है। वो खेतों में काम इतनी सारी जैकेट पुलोवर पहन के यहाँ तक बड़े बड़े सॉक्स पहन के नहीं हो सकता है। खेत में जो जाता है उसको इतनी ज्यादा लेयर नहीं चाहिए। और इसलिए जो लोग खेत में काम करते हैं वो अपनी डाइट भी काफी रच लेते हैं। गॉट इट? उनमें ऊपर से जैकेट पहनने की रिक्वायरमेंट नहीं, उनके अंदर ही किसकी लेयर है? इंसुलेटर, जिसमें क्या स्टोर है? फैट। गॉट इट? तो ऐसे लोग, इसलिए हम सर्दियों में ये घी और तेल से बनी हुई चीजें ज्यादा खाते हैं। गर्मियों में खा के देख लो, लूज मोशन लग जाएंगे, आपकी बॉडी स्टोर नहीं करेगी। आपकी बॉडी अगर स्टोर करती है तो विंटर में ही करती है। गॉट इट? फिर ऐसे लोगों को ठंड की थोड़ी कम लगती है। गॉट इट? एरियोलर एंड एडिपोज। अब हम करते हैं टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन एंड लिगामेंट। We are having this ligament. It is going to connect bone to muscle. Ligament always connect bone to bone to bone. These are conducting what? Insulation. हमारी अंदर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते हैं। मैंने डिफ्यूजन में आपको एक चीज समझाई थी, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। क्या मूव हो रहा था? वाटर भी, गैस भी एंड पार्टिकल्स भी। बट यू हैवंट पेड अटेंशन कि अगर हीट होती है तो वो भी इसी लॉ को फॉलो करती है। हीट हमेशा ज्यादा टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ खुद ही चली जाती है। बाहर का टेम्परेचर विंटर में 12 डिग्री 10 डिग्री, रात को तो 5-4 में भी पहुंच जाता है। यस और नो? यस सर। हमारे अंदर कितना? 30। ओह माय गॉड, 9th क्लास में भी नहीं पता कितना टेम्परेचर है आपके अंदर? 37 डिग्री। वेरी नाइस, बातें सुन लो आपकी। वी आर एट 37 डिग्री सेल्सियस। इसको मेंटेन नहीं करोगे जान से जाओगे। ये जो स्वेटर पुलोवर हमने पहना है ना, वो इसीलिए ही हमारी बॉडी से टेम्परेचर निकल के, हीट निकल के बाहर ना चली जाए, क्योंकि बॉडी में टेम्परेचर ज्यादा है। विंटर में बाहर टेम्परेचर क्या होता है? कम। तो हमारी बॉडी से निकल के वो हीट बाहर जाने लगती, थोड़ा समझ लो। एंड दिस टॉपिक इज ऑफ 5th क्लास। 6th क्लास में हम सिखाते हैं थोड़ी, ये 3rd में 37 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा बॉडी टेम्परेचर। बातें इतनी करनी आती, काश आपने अपने काम की बातें की होती। तो 37 अंदर हीट ज्यादा है, विंटर में वो हीट कम भागेगी बाहर। और इसी को ही हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं सर्दी लग रही है, यानी आपकी बॉडी की हीट निकल रही है। और जैसे ही आपको ब्लैंकेट दे दिया जाता है, स्वेटर पहनाई जाती है, बीच में इंसुलेशन आ गई, उसने इस फ्लोइंग ऑफ हीट को रोक दिया, तब आप शिवर नहीं करते हो। और गर्मियों में ऐसे फीवर में उल्टा होता है। 37 से अगर टेम्परेचर बढ़ गया, अगर ये 40 पे भी चला गया, फीवर वाली कंडीशन आ जाती है, तो भी हम मरने की कगार पे हो जाते हैं। थोड़ा सा टेम्परेचर और गया ना, वो माथे पे जो पट्टी रखते हैं आइस कोल्ड वाटर में डिप करके, टू लो डाउन योर टेम्परेचर। वो पैरासिटामोल इसलिए दी जाती है आपके टेम्परेचर को कम करे। 37 से ±5 भी हो गया, 5 बढ़ गया, 5 घट गया, जान से ज्यादा। इज दिस क्लियर? इतना तक नहीं पता आपको। स्वेटर क्यों पहनी? सर्दी लग रही है। सर्दी लगना क्या होता है? यू कैन नॉट एक्सप्लेन। फीवर क्या होता है? जो बॉडी का टेम्परेचर हाई। लिगामेंट बॉन्ड टू बॉन्ड, बॉन्ड टू बॉन्ड, दो बॉन्ड को आपस में होल्ड करने के लिए। कई बार अगर हम खेलते हैं, गिर जाते हैं, काफी ज्यादा दर्द होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां हमें पता चलता है कि देयर इज नो सच थिंग लाइक अ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर हमें नहीं हुआ है, बट सपोज दिस वाज द फर्स्ट बॉन्ड, ओके, एंड दिस वाज द सेकंड बॉन्ड। बीच में जैसे दो ब्रिक्स के बीच में सीमेंट लगाते हैं ना, सीमेंट तो उनको एकदम मूव नहीं करने देती, फिक्स कर देती है, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं हमारी बॉडी में, और इन्हीं
जाते हैं, पैर अगर आपका फोल्ड हो जाता है तो प्रॉब्लम किसमें आती है? लिगामेंट्स में। और लिगामेंट वाले जो फाइबर हैं वो टूट जाते हैं, दर्द काफी होता है, लेकिन ना तो आपको बाहर से ब्लीडिंग दिखेगी, ना आपको अगर आप एक्सरे कराओगे तो एक्सरे में कुछ फ्रैक्चर आएगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आई? लिगामेंट। सो लिगामेंट आर द कनेक्टिव टिश्यू विच, अच्छा इसको याद रखने का तरीका क्या है? लॉन्ग लॉन्ग होती है बोन्स, क्या होती है? बोन्स। तो यहाँ पे दोनों वर्ड बोन आएंगे, बोन टू बोन, बीच की ये फाइबर कौन? लिगामेंट। गॉट इट? BLB, बोन टू बोन। गॉट इट? फिर आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, ह्यूमरस के बीच में, थाई बोन के बीच में, नी पे, हर जगह आपके लिगामेंट है। कुछ दिन आपको रेस्ट करने के लिए कहा जाता है, बॉडी फटाफट नए सेल बना के फिर से उन फाइबर्स को बना लेती है, तब आपकी चोट ठीक हो जाती है। दूसरा जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो है टेंडन। क्या है? मसल। यस, इट इज BTM। ये देखिए, अंदर कौन है? थाई में भी अंदर कौन है? रिब्स। और यहाँ से अगर हम अपनी स्किन को अगर खींचना चाहें, मसल्स को निकालना चाहें, क्या ये इजी होता है? नहीं होता है, क्योंकि ये देखिए आपकी बोन, ठीक है, इसके ऊपर वो स्ट्रेटेड मसल्स है, कराता कि नहीं कराता? और यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये है मसल्स, ये है बोन, इन दोनों के बीच में जो फाइबर्स हैं वो कौन है? टेंडन। और इसीलिए ये मसल उस बोन से अलग नहीं हो सकती, और अलग अगर हो भी गई, अगर कोई टाइगर आपकी मसल को अलग करने पे लगा हुआ है, वो फ्लैश अगर खा रहा है तो दर्द भी फिर जानलेवा होता है। इज दिस क्लियर? क्योंकि बीच में से कौन से टिश्यू डैमेज हो रहे हैं? टेंडन। ये मसल और ये जो बोन है ये आपस में जुड़ी रहें, ये इसको मूव कराती रहे, इसीलिए बीच में कौन होता है? टेंडन, ताकि एक जगह रहे, इनके बीच में गैप ना जाए। जैसे ही बोन और मसल अलग अलग हुई तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम कैसे करेगी? वो जो हम हाथ को ऐसे से कर रहे हैं, ये जो हमारी लेग्स है उसको हम ऐसे से किक कर रहे हैं या फिर वॉकिंग कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो मसल और बोन को होल्ड कराना जरूरी था, और इसीलिए बीच में फेविकॉल का काम किसने किया? टेंडन। बोन टू बोन कनेक्ट करना भी जरूरी था, वरना एक बोन यहाँ भाग रही है, एक बोन यहाँ भाग रही है, रिब्स नीचे गिर रही है, तो उन दोनों को होल्ड किसने कराया? लिगामेंट। गॉट इट? यस। दोनों में बोन है, लेकिन एक में बोन टू बोन BLM और एक में BTM मसल्स, दोनों के मैंने आपको बता दिए। गॉट इट? दो पेयर में करने थे, मैंने आपको 10 बार बोला था, और फिर से वही नोट, सारी चीज ग्रुप पे ही है, रिटर्न में, यहाँ पे सिर्फ मैं समझा रही हूँ, इसको याद करना है, एक बार उस नोट्स को जाके पढ़ेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमने एडिकुलर के साथ पेयरिंग किसकी की? एडी। लिगामेंट के साथ पेयरिंग किसकी? टेंडन की। अब थर्ड ग्रुप करते हैं, इट इज बोन एंड कार्टिलेज। बोन एंड कार्टिलेज वेल सबने देखी है, लेकिन उसमें कितनी बड़ी होती है वो वेल? बड़ा लक्ष्य कार्टिलेज एंड बोन। तो दोनों का एक कॉमन फंक्शन है, पहले सिमिलरिटीज कर लेते हैं। दोनों स्पोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, क्या? स्पोर्ट। पूरी की पूरी बोन्स अगर हम बॉडी से निकाल लें तो हम जिंदा रह सकते हैं? लेट के टीवी देख सकते हैं? बात तो कर लेंगे, नहीं कर सकते। ये यहाँ से भी तो क्या है? बोन ही कनेक्टेड है। ये स्कल पूरी 28 बोन्स होती हैं, और सिर्फ जो मूवेबल होती है वो हमारी जो होती है, इसको हिला के देख लो ना। गॉट इट? यस मैम। तो ये भी बोन ही आपको कराएगा। रही बात हम अगर आपको लिटा दे बोन निकाल के, हाँ भाई बस टीवी देख लीजिए, वो भी आप नहीं कर पाएंगे। द रीजन इज आपके अंदर और जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स बचे हैं, हार्ट है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, किडनीज हैं, सब आपस में ऐसे फ्यूज हो जाएंगे। जैसे पॉलिथीन में हम सब्जी लेके आते हैं, टमाटर है वहीं आलू है, पालक है। गॉट इट? तो उनको अलग अलग करने का, ठीक है आपकी जगह यहाँ है, आपकी जगह यहाँ है। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में बोन्स नहीं होती हैं,
हार्ट में, किडनी में, और वो इतने डेलिकेट होते हैं कि वो हमारे स्किन का प्रेशर भी नहीं झेल पाएंगे। We cannot sustain, we cannot survive without bones. हिलना चलना और लिखना तो आप छोड़ ही दीजिए, आप लेट भी नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही लेटोगे सारे ऑर्गन्स ऐसे स्टक हो जाएंगे, एक दूसरे से कोलाइड करके डैमेज कर लेंगे अपने आप को। For that purpose we are having cartilage and bone. इनको हम skeleton भी बोलते हैं। क्या होते हैं? Skeleton. लेकिन skeleton में सिर्फ और सिर्फ क्या आती हैं? Bones. No cartilage. Cartilage are soft. इस क्वेश्चन में आप इतना भी लिख सकते थे, तो 2 नंबर दे रखे हैं मैंने, थोड़ा सा भी ग्राफ में लिख रखा है। These are soft. These are hard. Got it? Cartilage में जो सेल, क्योंकि cartilage तो टिश्यू का नाम हो गया ना, इसके सेल्स का नाम क्या होता है? Chondrocytes. एडिपोसाइट किए थे? Yes sir. तो ये क्या है? Chondrocytes. बोन के सेल्स को क्या कहेंगे? Osteocytes. बोन्स क्या है? टिश्यू का नाम है ना? तो उसमें सेल्स कौन से हैं? Osteocytes. Yes. फर्स्ट बेंच खड़े। बोन आर डेड और लिविंग? वहां से करेक्ट आंसर बताने। हाँ, बोन आर डेड और लिविंग? हाँ, ओके, यस, यू आर प्रवीण ना, लिविंग और डेड? यस, प्रवीण के साइड में जो है, वेरी नाइस, यू इडियट्स। यहाँ पे हम सेल की बात कर रहे हैं कि बोन सेल से बने हुए हैं, तो ये डेड हो सकती है। और अगर ये डेड होती, इतना आप जो पूरा का पूरा दिमाग लगा दिया फिर भी आंसर नहीं मिला, अगर ये डेड होती तो जब आप बच्चे थे या आप अपनी मम्मा के यूट्रस में थे और अभी आप इतने फैल सकते हो, कुछ और फैलोगे अभी 20 साल में, यानी नेक्स्ट में, ठीक है, वॉल्यूम में, शेप में, वो मतलब मसल में, ठीक है। तो ये बोन का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है, बोन इंक्रीज नहीं है, बोन लिविंग है, तभी तो उसने माइटोसिस की कि नहीं की? Yes ma'am. माइटोसिस किसने की? Bone. Osteocytes. तभी तो बोन भी साइड साइड में इंक्रीज हो रही है। और वही पे सोच रहे यस मैम ऐसा कहा जाता है कि एक न्यूबॉर्न बेबी की बॉडी में अबाउट 300 बोन्स होती हैं, और मैम फिर में वो जुड़ती कैसे चली जाती हैं अगर उनमें जुड़ी हुई है, एक दूसरे से कार्टिलेज और लिगामेंट्स के? they are getting